तो वीडियो काहे नहीं देखते हो? हमको यही नहीं समझ में आता है, देखना चाहिए ना। देखो ऐसा था ना, ये एन है, ये पी है, इधर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर गया कूद के, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, नहीं जा रहा आवाज? सर बोल तो रहे हैं। क्लियर आ रहा है सर। देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया ना, तो इधर प्लस चार्ज बन गया एगो, एगो इधर माइनस चार्ज। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? ऐसा इसी के, ये थोड़ा सा वैल्यू है कि कम है? एगो इलेक्ट्रॉन गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू थोड़ा सा है कि ज्यादा है? एक इलेक्ट्रॉन गया है अभी, इसमें इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, सब जगह इलेक्ट्रॉन। तो इधर एक इलेक्ट्रॉन गया है तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो दूसरा तो जा सकता है ना, इसे दूसरा भी जाएगा तो थोड़ा सा और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, तीसरा भी जाएगा थोड़ा और बढ़ा। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना पसंद कर रहा है क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड में? बताओ क्यों? इलेक्ट्रॉन एन से पी तरफ क्यों जाना चाह रहा है? वो ठीक है, उसके पास होल है, होल है इसलिए जाना पसंद कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्यों जाना पसंद करेगा? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण? इलेक्ट्रॉन तो प्लस की तरफ लगेगा, प्लस की तरफ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो जाना पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण इलेक्ट्रॉन एन से पी तरफ जाना पसंद कर रहा है कि इधर ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन है, उधर ज्यादा संख्या में होल है, उसके कारण से जाना पसंद कर रहा है? किसके कारण से जाना पसंद कर रहा है इलेक्ट्रॉन? सर इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक हेलो सर, जब तक ये होल जाएगा होल की तरफ नहीं जाएगा तब तक हम वही पूछे हैं, वही हम पूछे हैं, हम जो पूछ रहे हैं उससे बताओ। एक इलेक्ट्रॉन गया था, वो क्यों गया इलेक्ट्रॉन? शुरू में तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इधर होल की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इधर होल की संख्या ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जाना पसंद कर रहा था इसलिए गया। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, एक इलेक्ट्रॉन जाने से, दो इलेक्ट्रॉन जाने से, अब उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन गया ना। तो अब वहां पे दो फैक्टर है, एक तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन किसके कारण से एन से पी तरफ जाना पसंद कर रहा है, किसके कारण से एन से पी तरफ जाना नहीं पसंद कर रहा है? बताओ। इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी होने की वजह से वैसा जाना पसंद कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जाना पसंद कर रहा है? डेंसिटी का सर, डेंसिटी के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जाना क्यों नहीं पसंद कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड सर कम है। भाई कम है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या दिक्कत है? इलेक्ट्रिक फील्ड उसको प्रमोट कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है कि तुम जाओ एन से पी तरफ। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ा सा फोर्स लगेगा, तो क्या वो प्रमोट कर रहा है वो फोर्स जाने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इसी के है, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो जनरेट हुआ इस डायरेक्शन में है एन से पी तरफ, बोलो। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किधर जाना पसंद करेगा? रख देंगे चुपचाप इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो किधर जाएगा ये बताओ? पीछे की साइड जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों उधर जाएगा? क्योंकि इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा इसलिए इधर जाएगा। अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जाना पसंद कर रहा है कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जाना बढ़िया पसंद करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जाना पसंद कर रहा है एन से पी तरफ इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जाना पसंद कर रहा है।
बोलो, सुन पा रहे हो हम जो कहना चाह रहे हैं? यस सर, सुन पा रहे हैं सर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण थोड़ी ना उधर जाना पसंद करेगा, वो तो अब तो यही नजदीकी पूछ रहे हैं था। ना, तो यही बोलो कि नहीं पसंद करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जाना। तो यहाँ पे दो चीज है, एक तो इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन है, भीड़ भाड़ है, और एक है कि इलेक्ट्रॉन भीड़ में रहना पसंद कर रहा है क्या, नो सर, कि वो भीड़ फ्री में होना रहना चाह रहा पसंद है? नहीं, वो फ्री नहीं होना कर रहा चाह है रहा वो पसंद। तब भीड़ में पसंद होना नहीं, रहना नहीं पसंद कर रहा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एन से पी तरफ जाना चाहता है। लेकिन वहां एक और आफत है उसके पास, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो जा नहीं पा रहा है। तो दोनों में जो ज्यादा पावरफुल होगा उसी की जीत होगी ना। यस सर, यस। है। तो डेंसिटी जब तक ज्यादा पावरफुल है और इलेक्ट्रिक फील्ड की कम है इंटेंसिटी, तब तक तो वो जाता रहेगा इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, सफिशियंट ज्यादा हो जाएगा कि अब वो नहीं जा सकता है, अब नहीं जा पाएगा, तो अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। समझ में आया क्यों जाते 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 अब नहीं जाता है, स्टेबल हो जाता है? तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर से गया उतना इधर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और ये वो सिचुएशन हम बना रहे हैं जब अब इलेक्ट्रॉन जाना पसंद नहीं कर रहा है। समझ में आया? अब स्टेबल रीजन हो गया, अब ऐसा हो गया, अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा नहीं। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी भले ज्यादा है, लेकिन वो इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़िया हो गया है कि अब उस डायरेक्शन में जा ही नहीं पाएगा। बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और इसकी थिकनेस कब ज्यादा होगी, ये इसका डी थिकनेस है, तो डी कब ज्यादा होगा बताओ, और डी कब कब होगा? तो डोपिंग कम रहेगा। हाँ, डोपिंग कम रहने से डी ज्यादा होगा कि कम होगा? डोपिंग कम रहने से ज्यादा। डोपिंग हाँ, कम आने डोपिंग से कम सर रहने उसका से देखो कैसे, कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कम दूरी में, ये मान लो 50 गो प्लस चार्ज बना है, एन टाइप तरफ 50 गो प्लस चार्ज बना है, और पी टाइप तरफ 50 गो माइनस चार्ज बना है डिप्लीशन रीजन के पास। अगर डोपिंग का कंसंट्रेशन कम करेंगे हम, तो 50 गो प्लस चार्ज बनने में कम जगह चाहिए कि ज्यादा जगह चाहिए? आधा जगह चाहिए। ज्यादा जगह चाहिए, तो जगह बढ़ जाएगा दोनों तरफ। तो डोपिंग कम था तब ना ज्यादा जगह चाहिए। डोपिंग अगर ज्यादा रहेगा तो कम जगह ना 50 गो बन जाएगा। ये हम उदाहरण लिए हैं कि 50 गो चार्ज लेने से वो स्टेबल हो जाता है, उनका बहुत संख्या होता है। ठीक है, समझ में आया कब उसका डिप्लीशन रीजन का थिकनेस कम कब होगा, और कम क्यों होगा, और ज्यादा क्यों होना चाहिए, किस कंडीशन में? बात समझ में आई कि नहीं? यस सर आ गई। आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है, बताओ। आवाज आ रही है। देखो, डिफ्यूजन करंट मेजर कैरियर के कारण होता है, ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर के कारण। और क्यों होता है वो एक वीडियो जाके पढ़ना, अब हम बार बार नहीं बताएंगे कैसे ड्रिफ्ट कर बनता है, कैसे क्या बनता है। ये चीज है, दोनों की संख्या बराबर होती है शुरुआत में। अगर पी रखा हुआ है, और भी टाइम है ही नहीं ना हम लोग के पास, एन है पी है, तो मेजोरिटी कैरियर के कारण करंट भी बनता है और ड्रिफ्ट करंट भी बनता है। दोनों उल्टा डायरेक्शन में बनता है, सेम अमाउंट में बनता है, इसलिए नेट करंट 0 है फिलहाल। ठीक है, लेकिन जब इसको हम फॉरवर्ड बायस में इस तरह से जोड़ेंगे हम, तो क्या होगा कि
डिफ्यूजन करंट बढ़ जाएगा। इस केस में डिफ्यूजन करंट बढ़ जाएगा और करंट आसानी से फ्लो करने लगेगा इधर। बात समझ में आई? तो ये करंट फ्लो होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये घट जाता है, डिप्लीशन रीजन ये घट जाता है। उसी तरह से ड्रिफ्ट करंट कब ज्यादा होगा? ड्रिफ्ट करंट जब हम इसको रिवर्स बायस में करेंगे तो ड्रिफ्ट करंट ज्यादा होगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे फॉरवर्ड बायस में तो डिफ्यूजन करंट उतना ही ज्यादा होने लगेगा, ड्रिफ्ट करंट कांस्टेंट रहेगा। ड्रिफ्ट करंट तो कांस्टेंट रहेगा, उतना ही रहेगा, वो फिक्स रहेगा। लेकिन मेजॉरिटी करियर के कारण डिफ्यूजन करंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब बहुत ज्यादा बढ़ता है, देखो फॉरवर्ड के लिए अगर हम कराएंगे, ये करंट है, ये वोल्टेज है, इसके कारण करंट ऐसा होता है। और रिवर्स बायस के लिए डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के कारण तुरंत थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा और फिर अचानक बढ़ेगा। नीचे वाला स्केल माइक्रो एम्पियर में है, ऊपर वाला मिली एम्पियर में है। तो ये नहीं देखना है कि ये वाला कितना है, तो ये माइक्रो एम्पियर में रहेगा, मतलब बहुत कम, 10 माइक्रो एम्पियर। अब इधर इतना दूर लेंगे तो मान लो 10 मिली एम्पियर है, तो ये बहुत कम करंट होता है। ड्रिफ्ट करंट का वैल्यू बहुत कम है रिवर्स बायस में। और जब ऐसा वोल्टेज आ जाता है कि उसमें ब्रेकडाउन रीजन, इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, V0 बोल सकते हो। इस ब्रेकडाउन वोल्टेज में इस समय क्या होता है, रिवर्स बायस सब जगह अगर हम जो डायोड को रिवर्स बायस जोड़े हैं, ये P टाइप है, ये N टाइप, ऐसे रिवर्स बायस हम जोड़ दिए हैं, तो इस रीजन में, डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है। उल्टा है ना, इधर देखो पॉजिटिव था शुरुआत में, इधर नेगेटिव था शुरुआत में। अब ये बैटरी से यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव दे दिए हैं, इधर से नेगेटिव दे दिए हैं, तो ये और बढ़ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है बहुत तेजी से मूव करने लगता है, होल बहुत तेजी से मूव करने लगता है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से, यहाँ पे होल है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये होल इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हो जाता है अपने आप, हमेशा होते रहता है। उसी के कारण ये ड्रिफ्ट करंट होता है। ड्रिफ्ट करंट में होल इलेक्ट्रॉन बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा कर दिए हम बैटरी लगा के, V वोल्ट का बैटरी लगा के हम बहुत ज्यादा कर दिए, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज हो जाता है। नतीजा होता है कि और बाकी एटम में जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है उसको भी तोड़ देता है, और वो भी बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है, वो और दूसरे एटम के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तोड़ देता है। इस तरह से अचानक बहुत सारा करंट बन जाता है, जो कि इस वोल्टेज पे होगा, V0 वोल्टेज। बढ़ाते जाएंगे V तब होगा, जब V को बढ़ाते बढ़ाते V0 कर देंगे तो ऐसा सिचुएशन आएगा, वो अचानक बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है। तो इस सिचुएशन को कौन सा ब्रेकडाउन बोलते हैं? जब हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन हो जाता है और जो भी एटम, इसको बोलते हैं, नहीं इसको जिनर ब्रेकडाउन नहीं बोलते हैं, इसको एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के कारण दूसरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तोड़ के और ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन बना दिया, उसको उस तरह से जो भी ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। जिनर ब्रेकडाउन में इतना सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है कि काइनेटिक एनर्जी के कारण नहीं टूटता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही बॉन्ड टूटने लगते हैं। बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही अगर बॉन्ड टूटने लगे, टाइम ही नहीं है उसके पास कि इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी गेन होगा फिर वो दूसरे बॉन्ड को तोड़ेगा, वैसा नहीं है, ऐसे ही टूटने लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई सफिशिएंट होगा कि वो बॉन्ड टूट जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल बहुत ज्यादा संख्या में बन जाएंगे बॉन्ड टूटने से, और नतीजा होगा कि करंट फ्लो होने लगेगा। तो इस तरह का ब्रेकडाउन को हम लोग बोलते हैं जिनर ब्रेकडाउन। तो जिनर ब्रेकडाउन किसकी वजह से होता है? हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बॉन्ड टूटते हैं। और एवलांच ब्रेकडाउन वो भी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, लेकिन वो हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो टकराते हैं, तो उसके कारण होता है। बात समझ में आया? तो जीनर डायोड होता है, जीनर डायोड
एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है जो बहुत ध्यान में रखते हुए हाई कंसंट्रेशन डोपिंग करके बनाते हैं इसको। समझ में आया? इसका सर वोल्टेज रेगुलेशन नहीं कर। हाँ, कैसे यूज करते हैं वही बता रहे हैं। हाई क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन डोपिंग करेंगे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा, इसके डिप्लीशन रीजन कम रहेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा। और जीनर जो डायोड है वो रिवर्स बायस में हम लोग काम करते हैं। किस तरह से काम करते हैं इसको? रिवर्स बायस हमेशा यूज करते हैं जीनर ब्रेकडाउन को। बात समझ में आया? जीनर ब्रेकडाउन हमेशा हम लोग रिवर्स बायस में यूज करते हैं। 11 ऐसा से उसको भी तो सर 11 से उसको भी तो थी करते रिवर्स बैक में। हाँ, एवलेंस ब्रेकडाउन होता है वो भी। हम लोग यहाँ पे ग्राफ को ध्यान से देखो, हम लोग किस रीजन में काम करेंगे इससे, रिवर्स बायस में। जो है V नॉट या VZ इसको बोलो, अब से जीनर वोल्टेज है। तो मार्केट में जाओगे डायोड लेने, जीनर डायोड, तो देखो तो डायोड का सिंबल ऐसा होता है, ये डायोड का सिंबल है। इसको इधर वाले को N कहते हैं, इधर वाले को P कहते हैं। ये सिंपल डायोड है, लेकिन जीनर डायोड होगा तो ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे बना होगा, ये हो जाएगा जीनर डायोड। बात समझ में आया? टेढ़ा रहेगा तो इसको बोलते हैं जीनर डायोड। तो मार्केट में जाओगे तो उसमें दो ऐसे स्पेसिफिकेशन रहेगा, पूछेगा कि कौन सा वोल्टेज वाला चाहिए, तो तुम बोलोगे कि हमको जीनर डायोड 5 वोल्ट वाला दीजिए, VZ 5 वोल्ट वाला दीजिए। तो वो 5 वोल्ट वाला तुम्हें जीनर वोल्टेज देगा, और उसका पावर रेट भी रहता है लिखा हुआ। पावर रेटिंग मतलब VI कितना है उसका, तो मान लो 0.5 वाट का, 0.5 वाट है, ऐसा पावर रेटिंग है। इसका मतलब क्या है कि जो जीनर डायोड है वो इस तरह से डोपिंग करके बनाया हुआ है कि इस जीनर डायोड का अगर बनाओगे वोल्टेज वर्सेस करंट, तो ये 5 वोल्ट पे वो अपना वोल्टेज कांस्टेंट रखेगा, लेकिन करंट बढ़ेगा। देखो 5 वोल्ट करंट अलग अलग है कि नहीं, दिख रहा है ना? तो अलग अलग करंट है ना 5 वोल्ट पे ही। एकदम 5 से एकदम थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो अचानक करंट बहुत बढ़ जाएगा। क्या यहाँ ग्राफ देखो, आप पढ़ के देखो, तो उसी वोल्टेज के लिए ये उस समय ब्रेकडाउन होगा, उसमें जीनर ब्रेकडाउन होगा, और उसी वोल्टेज के अगल बगल वोल्टेज कम बेसी होगा, लेकिन पावर रेटिंग है। पावर रेटिंग मतलब उसमें कितना मैक्सिमम करंट फ्लो करा सकते हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज तुम्हें पता है 5 वोल्ट है तो करंट कितना होगा, यहाँ पे 0.5 वाट रख दो, और V है हमारा 5 वोल्ट, I कितना हो जाएगा, I इक्वल टू बताओ 0.1 एम्पियर। मतलब 0.1 एम्पियर तक का करंट ये फ्लो करवा सकता है। इस समय बताओ जब 5 वोल्ट से थोड़ा सा कम है तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, माइक्रो में कितना फ्लो हो रहा है, माइक्रो में। लेकिन माइक्रो से एम्पियर आने में समझ रहे हो कितना वेरिएशन है, बहुत ज्यादा है। माइक्रो से पहले मिली एम्पियर में करंट आएगा, मिली एम्पियर से फिर तब एम्पियर में आएगा, और लगभग 100 मिली एम्पियर है। 0.1 एम्पियर बराबर कितना, 100 मिली एम्पियर, बताओ। हाँ, तो इतना ज्यादा करंट वेरी करेगा, मतलब माइक्रो एम्पियर से लेके 100 मिली एम्पियर तक अगर करंट चेंज करेगा तो वोल्टेज 5 ही रहेगा, और ये इस डायोड को कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तुम 0.1 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो कराओगे तो वो जल जाएगा, मतलब इतना ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा कि अंदर हीट होके वो जल जाएगा। बात समझ में आया? तो दुकान में जाके उस पे रेटिंग ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। कितने वोल्ट पे ऑपरेट होगा, 5 वोल्ट पे। और रेटिंग मतलब वो बताएगा कि उस जीना डायोड से कितना करंट फ्लो करवा सकते हो तुम। इतना बात समझ में आया कि नहीं? यस
तो जीनर डायोड जो है वो रिवर्स बायस में काम करता है कि फॉरवर्ड बायस में? रिवर्स हाँ, रिवर्स बायस में। और किस किस वोल्टेज पे? जीनर वोल्टेज पे। जीनर वोल्टेज हर एक डायोड का गिवन होता है। तुम जब भी जाओगे मार्केट में, तुम बोलो 2 वोल्ट वाला चाहिए तो 2 वोल्ट वाला दे देगा वो। तुम्हें 5 वोल्ट वाला चाहिए 5 वोल्ट वाला, 10 वोल्ट वाला चाहिए 10 वोल्ट वाला। तो सब जितने वोल्ट वाले जीनर डायोड होते हैं उसके लिए कंसंट्रेशन, ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए ये बनाया जाता है। बात समझ में आई? तो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कैसे काम डायोड करता सर है? फॉरवर्ड बेस सर, डायोड फॉरवर्ड बेस में काम करेगा सर? नहीं, वो तो जीरो रेसिस्टेंस ऑफर करता है। फॉरवर्ड बायस में कोई रेसिस्टेंस ही नहीं ऑफर करेगा। हम ये बोल रहे हैं कि रिवर्स बायस में जीनर डायोड वर्क करता है और वोल्टेज फ्लक्चुएट भी होगा, तो इससे ये कांस्टेंट वोल्टेज करेगा। कैसे करेगा अभी समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास एक पावर सोर्स है। क्या ये पावर सोर्स है? ये पावर सोर्स है, यहाँ से 2 ऐसे पावर निकलता है। अभी 10 वोल्ट का पावर सोर्स है। कितने वोल्ट का पावर सोर्स है? 10 वोल्ट का पावर सोर्स है। लेकिन कहने का मतलब पावर सोर्स का 10 वोल्ट का है, ये टाइम है, ये भी वोल्ट है। तो अभी 10 वोल्ट है इसमें करंट, 10 वोल्ट आना चाहिए, है ना? डीसी पावर सोर्स है, मतलब 10 वोल्ट का है तो 10 वोल्ट रहना चाहिए। लेकिन कोई भी डीसी पावर सोर्स लेके आओगे वो 10 वोल्ट का नहीं रहता है, थोड़ा सा बढ़ सकता है, थोड़ा सा घट भी सकता है, इस टाइप से रहेगा। देखो 10 वोल्ट के अगल बगल है, हमेशा 10 वोल्ट तो नहीं है, मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। जो तुम्हारे पास पावर सोर्स है उसका वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। तो तुम्हें ऐसा चाहिए, मान लो हमको एक ऐसा, मेरे पास इक्विपमेंट्स है, इसको हम लोग भी इक्विपमेंट है, तुम्हारे पास कोई भी मोबाइल है चाहे कुछ भी है, उसको हम लोग ऐसे नोट करते हैं, अंदर में बहुत सारा रेजिस्टेंस होता है, तो हम लोग इसको बोल देते हैं हमको इसे 5 वोल्ट देना है। इसको कितना देना है हमको? 5 वोल्ट देना है। 5 वोल्ट से एकदम कम और ज्यादा नहीं देना है। तो इसको 5 वोल्ट कैसे देने हैं? 10 वोल्ट का सोर्स है लेकिन 10 वोल्ट कम बेसी हो रहा है, फ्लक्चुएट होता है। हमको एग्जैक्ट 5 वोल्ट वाला चाहिए। 5.0 मतलब 5.0, 10 लिखे हैं, इसका मतलब 10 से कम बेसी हो रहा है, वो फ्लक्चुएट हो रहा है। बात समझ में आई? तो ग्राफ को हम मिटा देते हैं, आवाज नहीं जाएगा, रेजिस्टेंस लगा देंगे तो सर। नहीं समझ है ना आपको? अब हम लोग समझते हैं। मान लो यहीं पे बना देते हैं, यहीं पे बना देते हैं। ये 10 वोल्ट का है, यहाँ पे 10 वोल्ट दे दिए। हम क्या करेंगे कि इसको एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे जिसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। शंट रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी बताएंगे। और यहाँ पे ये जीनर डायोड को जोड़ेंगे जो कि रिवर्स बायस में होगा। रिवर्स बायस समझ में आ रहा है? रिवर्स बायस क्या होता है? ये जीनर डायोड है, अब रिवर्स बायस में जोड़ना है, मतलब ये P हो गया, इधर वाला N हो गया, तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये जीनर डायोड को रिवर्स बायस में जोड़े हैं, देखो ध्यान से बताओ। और ये जो जीनर डायोड है ये 5 वोल्ट वाला है। ये जीनर डायोड कितना वोल्ट वाला है? 5 वोल्ट। बताओ ये 10 वोल्ट का पावर सोर्स है, यहाँ से 10 वोल्ट, तो 5 वोल्ट तो ये ड्रॉप कर रहा है जीनर डायोड। तो आरएस में कितना वोल्टेज ड्रॉप है? आरएस में कितना वोल्टेज ड्रॉप है बताओ? जीनर डायोड 5 वोल्ट वाला लिए हैं और इसका स्पेसिफिकेशन हमें दिया हुआ है। जीनर डायोड 5 वोल्ट का है और 0.5 मिलीवाट ले लो, इतना मिलीवाट का है। स्पेसिफिकेशन है, ये पावर है, जीनर डायोड स्पेसिफिकेशन है।
तो पहले तो ये बताओ कि इस जीना डायोड में कितना मैक्सिमम करंट हम पास करा सकते हैं, इसमें मैक्सिमम करंट कितना पास करा सकते हैं, यहाँ खोज लो। आई जेड में मैक्सिमम कितना जा सकता है पावर के हिसाब से, पी मिली वाट 5 वोल्ट, तो 0.1 मिली वाट इतना जा सकता है ना, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर ले लो। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? बताओ जी, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। आवाज कट रहा है, तुम बताओ, आवाज कट रहा है। आवाज नहीं समझ में आया, फिर सब समझो। यहाँ पे हम बोल रहे हैं, बस हम बोल रहे हैं कि इसका पावर रेटिंग का मतलब कि कितना मैक्सिमम करंट फ्लो करा सकते हैं, तो मैक्सिमम 0.1 एम्पियर करा सकते हैं हम इसमें। करंट फ्लो 5 वोल्ट का है, मतलब 5 वोल्ट ये ड्रॉप करेगा। जब 5 वोल्ट ये ड्रॉप करेगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट होगा, क्योंकि टोटल 10 वोल्ट है, तो 5 यहाँ पे ड्रॉप करेगा, 5 ये ड्रॉप करेगा, हो जाएगा। ये प्लस यहाँ 10 है, ये VS है, इस जगह का हमें पता है 0 है, लेकिन VS माइनस 0 कितना दे रहा है, 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट है मतलब VS 5 है, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा, 10 यहाँ का 5 हो गया। तो RS के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट, ठीक है, ये 5 वोल्ट है। तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है ये बताओ, करंट कितना फ्लो हो रहा है, हमें पता नहीं है इसलिए नहीं बता सकते, लेकिन हमें पता है कि मैक्सिमम हमें 1 एम्पियर करंट फ्लो करा सकते हैं, 0.1 एम्पियर। तो 0.1 एम्पियर मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा आई 0.1 एम्पियर, तो कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V ओवर आई, तो V ओवर आई, तो इसके क्रॉस कितना हो गया 5, और I कितना है 0.1 एम्पियर। कि 50 ओम का रेजिस्टेंस अगर रहेगा तो इसमें करंट 1 एम्पियर 0.1 एम्पियर फ्लो होगा, लेकिन जैसे ही हम 50 ओम से कम वोल्टेज देंगे, 50 ओम से कम रेजिस्टेंस रहेगा तो ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। समझ में आ रही है जी कि नहीं समझ में आ रही है? सुन पा रहे हो, आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोई बोलो। ये तो आ रही है भाई। ये समझ में आया ना कि रेजिस्टेंस हमको ज्यादा से ज्यादा कितना, कम से कम कितना रखना पड़ेगा, 50 ओम, जिसके लिए करंट 0.1 एम्पियर जाएगा। अब हमें पता है कि 0.1 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं फ्लो करा सकते, तो हमें रेजिस्टेंस जो लेना होगा वो कितना लेना होगा, 50 ओम से ज्यादा लेना होगा। हम क्या करेंगे कि 100 ओम का हम लगाएंगे इसमें। हमको देखो कम से कम 50 लगाना ही पड़ेगा, उससे कम नहीं लगा सकते हम, उससे कम लगाएंगे तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, नतीजा होगा कि ये खराब हो जाएगा जीना डायोड, इसलिए हमें इतना लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि हम 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिए। ये मान लो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है तुम्हारे इक्विपमेंट के अंदर, 1 किलो ओम का है। सर बोलो सर डायरेक्ट अगर रेजिस्टेंस लगा कम कर देता ठीक रहेगा। बोलो क्या बोल रहे हो, डायरेक्ट रेजिस्टेंस लगा कम कर देता रेजिस्टेंस सर, करे सीधा डायरेक्ट खाली रेजिस्टेंस लगा देंगे और वोल्टेज कम कर देंगे। बिल्कुल सही। अगर वैसे वोल्टेज कम कर दो तो
5 वोल्ट कम कर दिया, तो ये 10 वोल्ट है, एग्जैक्ट 10 तो नहीं ना है, ये 10 से 10.5 भी हो सकता है, 9.2 भी हो सकता है, ये तो फ्लक्चुएट कर रहा है ना वोल्टेज। तो जैसे ये फ्लक्चुएट होगा तो इधर भी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा, वो हम फ्लक्चुएशन नहीं चाहते हैं। बात समझ में आया? इसलिए हम लोग डायरेक्ट रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज तो कम किए। इस जगह पे तो दोनों रेड बनाए हैं, ये प्लस हो गया, ये आउटपुट वोल्टेज है। ये जो रेड वाला बनाए हैं ये 5 वोल्ट का आउटपुट वोल्टेज देगा ये जीनर डायोड के अक्रॉस, लेकिन ये रेगुलेटेड होगा, ये हमेशा 5 वोल्ट ही देगा। कैसे देगा अभी समझाते हैं। हम थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा देंगे फिर देखेंगे कि कितना हो रहा है। ठीक है, यहां समझो। अभी 100 ओम का हम रेजिस्टेंस लगाए हैं, तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है बताओ बताओ। 100 ओम का है तो करंट कितना फ्लो करेगा? I इक्वल टू V ओवर R। V तुम्हारा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट है ना रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज। क्यों 5 वोल्ट है? क्योंकि जीनर डायोड 5 वोल्ट रख लिया। इधर तुम रेजिस्टेंस कितना भी रखो, जीनर वोल्टेज 5 वोल्ट वाला हम जीनर लगाए हैं, तो वो 5 वोल्ट ड्रॉप किया, तो 10 वोल्ट है तो मेरे पास 5 वोल्ट बचा। तो RS के अक्रॉस, अच्छा पूरे सोर्स में यहां से लेके यहां तक पूरा रेट जो हम ऐसे पूरा गोल गोल घेर दिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? जीनर डायोड से लेके रेजिस्टेंस से लेके सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम ही है। बात समझ में आया? क्योंकि जीनर में कोई रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, वो 5 वोल्ट करंट 5 वोल्ट वो ड्रॉप कर रहा है बस फिक्स है। तो इसका V ओवर R करेंगे, V ओवर R 100 ओम, तो कितना आ जाएगा बताओ? 0.05। इतना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है किससे? अभी फिलहाल इतना करंट फ्लो हो रहा है। क्या ये करंट जिनका जो मैक्सिमम करंट है उससे कम है? तो है, ठीक तो है, जीनर से कम ही होना चाहिए। मैक्सिमम करंट तो जीनर में 0.1 एम्पियर पास कर सकता है, इसीलिए तो हम 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाए। अगर 20 ओम का लगा दोगे तो ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा, नतीजा खराब हो जाएगा तुम्हारा जीनर डायोड। इसलिए हमेशा पावर रेटिंग में जितना है उतना होना चाहिए, इससे पावर नहीं बढ़ना चाहिए। अभी वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करो, 0.5 वाट से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो फिलहाल अभी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट इतना फ्लो कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से चलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, जो तुम्हारा इक्विपमेंट्स है इसको जोड़ दो। तो ये जितना वोल्ट है इस जीनर डायोड के अक्रॉस, जितना वोल्ट है जीनर डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है? 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट इसको सप्लाई देगा। ये जो तुम्हारा 1 किलो ओम वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इसको सप्लाई देगा वो। बात समझ में आई? इसको सप्लाई देगा, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा? जो भी करंट फ्लो करे। वोल्टेज ड्रॉप तुम्हें पता है, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना है? इसको हम लोग RL बोल रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? जितना इसका जीनर वाला वोल्टेज है। ये बात सबको समझ में आ रही है ना कि जीनर वोल्टेज डायोड के अक्रॉस जितना वोल्टेज है इसके अक्रॉस भी उतना ही वोल्टेज होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना। यस सर। हाँ, तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी तुम्हारा 5 वोल्ट है, 5.0 वोल्ट। तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना होगा? खोज दो, V ओवर R 1 किलो ओम, 1000 ओम लिख देते हैं, इतना एम्पियर, इतना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब सवाल है कि बाकी करंट कितना है बताओ? करंट अक्रॉस जीनर डायोड में करंट कितना जा रहा है बताओ? यहां से करंट तुम्हें निकला कितना? 0.05 एम्पियर लिख रहा है ना। इस RS के अक्रॉस करंट कितना फ्लो हुआ है? RS के अक्रॉस करंट फ्लो हुआ है, ये RS लिखो, 0.05 एम्पियर, इतना करंट फ्लो हो रहा है। उसमें से कुछ करंट जीनर डायोड तरफ गया, कुछ करंट लोड तरफ गया, कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर गया।
तो जीनर तरफ कितना करंट गया, तो जो 0.05 माइनस और लोड की तरफ कितना करंट चला गया उतना घटा दो, इतना। बात समझ में आई? जो कि बहुत कम करंट जा रहा है उसमें और सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। मान लो थोड़ा देर के लिए जो वोल्टेज है, जो पावर सप्लाई है, वो 10 वोल्ट के जगह पे 10.5 वोल्ट हो गया। क्या हो गया है? ये वाला 10.5 वोल्ट हो गया, मान लो थोड़ा देर के लिए। तो 10.5 वोल्ट है तो आर एस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है बताओ? पचास। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एस, शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? अगर फिर से यहां से बना रहे हैं, पागल हो तुम, 10 वोल्ट दे रहे हैं, ये तुम्हारा आर एस है, यहाँ पे तुम जीनर डायोड लगाए हो, ऐसे ये 5 वोल्ट ड्रॉप करता है, इतना ड्रॉप करता है ये। यहां से तुम लोड रेजिस्टेंस लगाती हो, ये लोड रेजिस्टेंस है, ये लोड रेजिस्टेंस है, ऐसे हम घेर दिए इसको। हम पूछ रहे हैं कि VS का वैल्यू कितना होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS कितना होगा बताओ? यहाँ से 10.5 वोल्ट दिए हैं, ये प्लस है ये माइनस है, 10.5 वोल्ट दिए हैं तो कहाँ जाएगा? इस जगह का 0 वोल्ट, इस जगह का हमें नहीं पता, V ले लो। तो ये तो 5 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है, तो बाकी बचा वो कितना? वही ना शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा बताओ? 5.5 वोल्ट होगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तुम्हें मिल गया, तो अब करंट कितना फ्लो हो रहा होगा इसमें? ऐसे करंट कितना करंट फ्लो होगा? फिर से करंट आई V ओवर VS 5.5 वोल्ट जो लिखे हैं सर, वो समझे ना सर? क्या सर 5.5 वोल्ट कैसे हुआ? सही 5.5 वोल्ट जो लिखे ना सर। देखो ना जी, जीनर वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट ये ड्रॉप कर दे रहा है, तो बाकी तो 10 वोल्ट है, तो इधर कितना ड्रॉप होगा? बाकी बचेगा वही ना। तो 5 वोल्ट बचा है, तो ये इसके क्रॉस ड्रॉप है। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस 5.5 वोल्ट ड्रॉप है, तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? तो डिवाइड कर दो, V ओवर R करो, 5.5 ओवर 100 ओम का है, कितना करंट होगा? तो कितना गया? 0.0 जी, हाँ इतना एम्पियर करंट फ्लो होगा। सर ये रेजिस्टेंस 100 ओम सर कैसे पता चला सर? हमें दिया हुआ है, शुरू से दे दिए हैं, हम शंट रेजिस्टेंस 100 ओम लगाए हैं, ये दे दिए। 100 हम काहे लगाए? हम कम से कम 50 लगा सकते थे, 50 से कम क्यों नहीं लगा सकते थे? क्योंकि जीनर वोल्टेज, जीनर करंट जो है 0.1 एम्पियर ही होना चाहिए। 0.1 एम्पियर क्यों होना चाहिए? क्योंकि पावर रेटिंग उस पर लिखा हुआ है 0.5 वाट। इस वाट के लिए इतना करंट मैक्सिमम फ्लो करा सकते हैं हम लोग। इतना मैक्सिमम करंट फ्लो कराने के लिए हमें 50 ओम चाहिए। 50 ओम से कम रखेंगे तो ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा। तो हमें 0.1 से कम ही ना करंट फ्लो करवाना है, नहीं तो वो खराब हो जाएगा जीनर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम 50 से ज्यादा लगा दिए। हम मान लिए कि 100 का लगाएंगे शंट रेजिस्टेंस, 100 लगा दिए हम, इसलिए 100 लगा के हम चेक कर रहे हैं। 100 लगा के 10 वोल्ट पे हम देखें कि आउटपुट 10 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन 10 तो हमें नहीं है यहाँ पावर सप्लाई। मेरा 10.5 है, कभी कभी 9.2 है। तो हम 10.5 लिए, तो 10.5 में देखेंगे कितना वोल्टेज आ गया। तो इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है शंट में, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, इतना। लेकिन अभी तो
5 वोल्ट ड्रॉप है, ये करंट कितना जाएगा इसके तरफ कितना जाएगा, ये खोज के देखो, ये हमेशा फिक्स ही रहेगा, 5 वोल्ट ही रहेगा। तो वी लोड हमेशा जो है 5 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में है तो जीनर के अक्रॉस जितना वोल्टेज रहेगा उतना ही रहेगा। इसमें करंट जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, जैसे 10.5 वोल्ट की तो थोड़ा सा करंट बढ़ जाएगा जरूर इस जीनर के थ्रू। अभी खोजो ना जी, खोजो, क्या दिक्कत है। 5 वोल्ट है तो इसमें करंट कितना जा रहा है, आईएल बताओ। ये आरएल का वैल्यू 5 वोल्ट नहीं है, आरएल का वैल्यू 1 किलो ओम है, 1000 ओम है। तो इसके अक्रॉस वीएल जो है वो 5 वोल्ट है, 5.0। तो डिवाइड करो, आई इक्वल टू 5/1000, कितना एम्पियर हुआ, तो कितना मिला 0.05 एम्पियर। इतना करंट फ्लो हो रहा है इसके थ्रू, तो बाकी बचा जो इसके थ्रू, तो जेड के क्रॉस कितना करंट फ्लो हुआ, टोटल कितना 0.05 माइनस। तो करंट अब की बार कम आया ना पिछली बार से, जीनर से देखो कम आया अगली बार, यहाँ देखो है, अब ये यहाँ कम आया ना, बढ़ गया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया। तो वोल्ट करंट बढ़ गया अपने आप, लेकिन वोल्टेज फिक्स रहा। इस तरह से वोल्टेज रेगुलेट करता है जीनर, तो इसको हम लोग रिवर्स बायस यूज करते हैं। इस तरह 9 पॉइंट वोल्ट ले लो, 9.2 वोल्ट, तब वो वोल्टेज उतना ही ड्रॉप देगा, वो करेगा। लेकिन तुम्हें ध्यान देना है कि जो जीनर वोल्टेज है ऐसे ग्राफ बना सीधे, तो इस जगह बोलते हैं वोल्टेज। तुम्हें जीनर वोल्टेज के एक क्रॉस ही इसको फ्लक्चुएट करना है। बात समझ में आई? अगर ये 10 वोल्ट है तो तुम इसको वोल्ट नहीं काम करवा सकते हो, 6 वोल्ट पे वोल्टेज रेगुलेट नहीं करेगा जीनर वोल्टेज, वो 10 वोल्ट के अगल बगल ही फ्लक्चुएशन को वो ठीक करेगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? सर अगर जेनर डायोड 10 वोल्ट का है, इसका क्या मतलब है कि 10 वोल्ट से अगर ज्यादा देंगे तो नहीं पास वो होगा? आउटपुट में 10 वोल्ट से कितना ज्यादा दोगे सर जैसे 15 दे दिए। ना, वो गड़बड़ है। देखो वोल्टेज फ्लक्चुएशन को ठीक करता है ये। वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्या होता है कि जितना आउटपुट तुम्हें मिल रहा है उससे थोड़ा बहुत कम बेसी हो रहा है वोल्टेज, उसको ठीक करके वो 10 कर देगा, ये होता है मतलब। थोड़ा बहुत मतलब 10.2 10.3 आ रहा है। और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं जो बहुत वोल्टेज सेंसिटिव होते हैं, उनको एक फिक्स वोल्टेज चाहिए, 10 तो 10 ही चाहिए, उनको 10.1 नहीं चाहिए, 10.2 नहीं चाहिए, 10.3 नहीं चाहिए, या 9.8 नहीं चाहिए, या 9.9 नहीं चाहिए, उनको 10 ही चाहिए। तो उस जगह के लिए ये 10 वोल्ट वाला रेगुलेटर लगाना पड़ेगा, तो उसमें 10 वोल्ट वाला जीनर डायोड लगाएंगे। बात समझ में आई? अब बहुत ज्यादा कम कर दोगे या बहुत ज्यादा कर दोगे तो ये वर्क ही नहीं करेगा। जैसे 10 वोल्ट से अगर बहुत ज्यादा कम करके वोल्टेज लगा दोगे, इधर लगा दोगे, तो वो कुछ नहीं, एकदम माइक्रो में करंट फ्लो होगा, कुछ खराब भी नहीं होगा। लेकिन ऐसे 15 वोल्ट लगा दोगे, 15 वोल्ट मतलब यहाँ आ गया, तो यहीं पे जल जाएगा। जैसे ही 10 से थोड़ा ज्यादा वोल्टेज दोगे, मतलब एक दोगे, वैसे ही ये डायोड तो बंद, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है ना एक्स्ट्रा पे, इसलिए 10 से कम ही रखना है, उसको ज्यादा नहीं करना है। बात समझ में आई? यस सर, समझ गया। हाँ, तो जीनर डायोड हमेशा, जीनर डायोड पे जो लिखा है वोल्टेज, किस वोल्टेज पे रेगुलेट हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं देना उसमें। एकदम थोड़ा सा ज्यादा रहेगा चल जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं करना है, ठीक है? समझ में आई कि नहीं आई? ये था जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। इसके बाद तुमको समझा देते हैं फोटो डायोड क्या होता है। फोटो डायोड क्या होता है? फोटो मतलब होता है लाइट। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। मतलब उस पे लाइट अगर पड़ेगा तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। उसमें क्या होगा? करंट फ्लो होने लगेगा। बात समझ में आई? तो इसको हम लोग बोलेंगे फोटो डायोड, मतलब लाइट सेंसिटिव है।
तो विजिबल लाइट कितना होता है? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ है। तो इस वेवलेंथ वाले का एनर्जी कितना होगा? एनर्जी कितना होगा लाइट का एनर्जी? तो याद है तुम्हें E इक्वल टू एच न्यू होता है ना, और इसका वैल्यू लेमडा के टर्म में क्या लिखोगे? सी बाय लेमडा। तो इसको सोल्व करोगे तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लेमडा आएगा। ठीक है, यहाँ पे लेमडा का वैल्यू रख दो, 400 रखो तो कितना आएगा? रखो यहाँ पे 4, 4 3 12 कितना आ रहा? 3 पॉइंट समथिंग है। 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना। उसी तरह अगर 700 रखेंगे तो कितना आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में? 7 एकम 7, एक हो गया, और 7 5 12 54 हो गया ना। तो 54 हो गया तो 78 56 7 7 49, तो 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट जो भी लाइट है उसमें एनर्जी का रेंज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी होता है। इतना एनर्जी वाला फोटोन होता है। हम लोग जानते हैं कि कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है ना। इसके बीच का एनर्जी गैप कितना होता है? Eg, जो कि सेमीकंडक्टर के लिए कितना होता है बैंड गैप का वैल्यू? तुम लोग को बताए हैं कम होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है कि नहीं? 3 से कम होता है ना। मान लो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये एनर्जी बैंड गैप। इतना वाला सेमीकंडक्टर है तुम्हारे पास। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप, ये सब वैलेंस बैंड है। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर यहाँ पे लाइट देंगे, देखो यहाँ पे लाइट तो वैलेंस बैंड में हम देते नहीं है। वैलेंस बैंड तो ये ग्राफ है, ये मटेरियल हमारा, ये मटेरियल है, और यहाँ पे ये डिप्लीशन रीजन है ना, ये NAP है। तो अगर ये इस रीजन में हम लाइट दिए, इस रीजन में हम क्या दिए? लाइट दिए, तो इसकी एनर्जी कितनी है? ये 1.7 से लेकर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है। तो इतनी एनर्जी दिए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको ये एनर्जी मिलेगा। तो वो जब एनर्जी मिलेगा तो वो बैंड वाले इलेक्ट्रॉन जंप के कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? बताओ। सर जा सकते लाइट तो कंडक्शन बैंड में ना पड़ेगा पहले। लाइट देखो बैंड में पड़ता नहीं है, पहली बात। वो तो मटेरियल पे लाइट देंगे, तो मटेरियल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो वो वैलेंस बैंड के भी इलेक्ट्रॉन है और कंडक्शन बैंड के भी इलेक्ट्रॉन है ना। यस सर तो मान लो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन पे लाइट अगर पड़ेगा तो वो तो जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर तो कंडक्शन बैंड में वो चला जाएगा। तो कंडक्शन बैंड में जाएगा तो फिर करंट फ्लो होने लगेगा, होगा ना। यस सर करंट क्यों नहीं फ्लो होता है? क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या जब तक ज्यादा बढ़ेगी, तो पहले जितना था वो था, हम लाइट नहीं दिए थे, जो हो रहा था वो तो था ही। लेकिन जैसे ही लाइट देंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, नतीजा होगा कि करंट बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर अगर मान लो और ज्यादा लाइट भेजेंगे, मान लो एक बार में हम 10 गो लाइट भेजते थे, 10 गो फोटोन भेजते थे, अब की बार 1000 गो फोटोन भेजेंगे तो हर एक फोटोन एक एक इलेक्ट्रॉन को भेज देगा कंडक्शन बैंड में, तो अब की बार 1000 गो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा ना। नतीजा होगा कि करंट का संख्या 1000 गुना बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? यस सर इसका मतलब वैसा डायोड जिस पे हम विजिबल लाइट देंगे तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये करंट फ्लो होने लगा उसमें, और ये फोटो के वजह से हुआ है, इसलिए इसको हम लोग फोटो डायोड बोलते हैं। तो इसे भी हम लोग रिवर्स बायस में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? रिवर्स बायस।
देखो कैसे प्रक्रिया है। यहाँ पे मान लो वोल्टेज हमें दिए, तो इस रीजन में अगर लाइट पड़ा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाना पसंद करेगा बताओ? यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, किधर जाना पसंद करेगा? इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। ड्रिफ्ट करंट किधर से किधर फ्लो होता है? देखो असल में रिवर्स बायस में जो भी करंट है वो सब ड्रिफ्ट करंट की वजह से होता है, और ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी कैरियर के कारण होता है। तो माइनॉरिटी कैरियर जो होता है वो किधर से किधर करंट फ्लो कराते हैं हम लोग उसको? माइनॉरिटी कैरियर इसमें है कहाँ बताओ? इधर है ना माइनॉरिटी कैरियर, ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? हाँ, तो इसमें माइनॉरिटी करंट के कारण ड्रिफ्ट करंट किधर होगा? वो ड्रिफ्ट करंट हमेशा और डिफ्यूजन करंट किधर है, दोनों का डायरेक्शन एक बार देखो ध्यान से और समझो इसमें। तो इसमें जो डिफ्यूजन करंट है उसके वजह से रिवर्स बायस में ड्रिफ्ट करंट ऐसा बनता है, क्या कि रिवर्स बायस में जोड़े हैं हम। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही लाइट देंगे तो अब की बार ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा, लाइट की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, और वो अब की बार रिवर्स बायस में और थोड़ा ज्यादा करंट बनेगा, नतीजा होगा कि ग्राफ ऐसा देगा। समझ में आया? अलग अलग इंटेंसिटी के लिए, ये कम जब लाइट नहीं दिए थे तब का ग्राफ है, जब लाइट दिए तब का ये वाला ग्राफ है। समझ में आया? इंटेंसिटी बढ़ा दिया, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा दी, I1 है ये I2 है, बढ़ा दो ऐसे। असल में तो बहुत लाइट दे दोगे बहुत ज्यादा होगा, ये यही लाइन में सब यहीं पे आके मिल जाएगा। अलग अलग लाइट का इंटेंसिटी दे अब ऐसा देखो I1 है, ये I2 है, ये I3 है। I3 ज्यादा है I2 से, I2 भी ज्यादा है I1 से। ऐसे जिन्हें ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। मान लो यहाँ पे तुम 1 एम्पियर लगा दो, एम्पियर मीटर, तो करंट नापेगा ये, तो करंट फ्लो होगा। तो ज्यादा कब होगा? ज्यादा लाइट देंगे, नतीजा होगा कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा। ये होता है फोटो डायोड। फोटो डायोड भी रिवर्स बायस में यूज होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे हो रहा है? इसके बाद है एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के रूप में पढ़ा देते हैं तुम लोग को। देखो डायोड होता है रेक्टिफायर के रूप में कैसे यूज करते हैं। तुम्हारे पास पहले एसी सोर्स होगा, ठीक है? एसी सोर्स क्या होता है कि उसका जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ बदलता जाएगा, ऐसा है। एसी सोर्स है, ये वोल्टेज है, ये टाइम है, टाइम के साथ वोल्टेज इधर प्लस में फिर घटते घटते फिर माइनस में हो गया, ऐसा है। तो एसी सोर्स का सिंबल हम लोग ऐसे बना दिए है ना। और हम इसको क्या करेंगे कि एक डायोड लगा देंगे। मान लो हम ये डायोड लगा दिए, सिंपल डायोड लगाए हैं, और इधर P है, इधर N है। यहाँ तक समझ में आ रही है सबको? बीच में देखो ऐसे रजिस्टर हम लोग डायरेक्ट हम लोग ऐसा यूज नहीं कर, स्टेज दे देंगे। आउटपुट वोल्टेज हम V आउटपुट हम यहाँ से नापेंगे, ये दोनों, ये प्लस देगा ये माइनस देगा, ये V आउटपुट है यहाँ से मिलेगा, ठीक है? अब समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ध्यान से समझना। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं तब वो समझ में आएगा तुम लोग। देखो अभी t इक्वल टू 0 पे वोल्टेज कैसा है? प्लस है, यानी कि यहाँ पे प्लस वोल्टेज दे रहा है और यहाँ पे माइनस दे रहा है अभी फिलहाल। कब तक? इस टाइम तक। ये मान लो t1 है टाइम, ये मान लो t2 है टाइम। 0 से t1 टाइम तक वोल्टेज बढ़ रहा है और वो पॉजिटिव में है, इस तरफ डायरेक्शन है। लेकिन जैसे ही t1 टाइम आ गया तो वोल्टेज जो है उलट जाएगा, इधर निगेटिव हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा।
बात समझ में आई? और वो कब तक चलेगा? T2 तक। फिर T2 के बाद इसका वोल्टेज कैसा हो जाएगा? पोलैरिटी फिर से चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ऐसा ही हो रहा है। मतलब ये जो डायोड है थोड़ा देर के लिए फॉरवर्ड बायस है और थोड़ा देर के लिए रिवर्स बायस है। जैसे अभी जो डायोड है अभी फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में है? बताओ। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, इधर यहाँ नेगेटिव है, तो अभी फॉरवर्ड बायस में है। लेकिन जब T1 से T2 टाइम के बीच ये डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा कि रिवर्स बायस में? रिवर्स बायस में। उस समय रिवर्स बायस में। अभी हम बता चुके हैं कि फॉरवर्ड बायस में जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 वोल्ट। फॉरवर्ड बायस में 0 रेजिस्टेंस, पूरा लिख दो, जगह नहीं बच रहा है। रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो रिवर्स बायस में करंट तो फ्लो हो रहा है लेकिन नहीं के बराबर। अभी हम देखे थे ना वहां पे जीनर वोल्टेज से जब भी आगे नहीं जाएंगे तब तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है। उतना करंट को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं इस केस में। ठीक है, उसको बोल रहे हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो अभी फॉरवर्ड बायस है, तो अभी आउटपुट में हम यहां से नापेंगे वी आउटपुट, तो अभी हमको करंट दिखेगा, जितना है उतना ही दिखेगा यहाँ पे, है ना? दिखेगा कि नहीं दिखेगा बताओ? आवाज जा रही है जी? कट गया। आ रही आ है। रहे हो? यस आवाज आ रही है सर। रुको, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो लगाए है ना वो थोड़ा दूसरा जगह लगा दिए। रेजिस्टेंस हमको ऊपर लगाना चाहिए था, अभी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। रुको अभी वेट अ मिनट। हमेशा लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है हम लोग वोल्टेज आउटपुट लेंगे। वहां पे लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस लिए थे, तो यहाँ भी लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे इसमें अभी। अभी लगा रहे हैं ना, ये रहा लोड रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस वोल्टेज आउटपुट हम लोग लेंगे, नहीं लेंगे हम लोग। ठीक, तो आउटपुट वोल्टेज ये रहा, ये रहा, यहाँ से हम लोग वोल्ट आउटपुट लेंगे। ठीक है, अब समझो ये आउटपुट यहाँ से अभी T1 टाइम तक सोचना है। T1 टाइम तक ये इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं? डायोड के थ्रू करंट फ्लो होगा कि नहीं? T1 टाइम तक होगा। ये कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा T1 टाइम तक? डायोड कुछ भी वोल्टेज को ड्रॉप करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है। रेजिस्टेंस 0 है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा। जितना वोल्ट यहाँ पे होगा वो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस उतना ही वोल्टेज दिखेगा हमें। तो T1 टाइम तक उसका ग्राफ ऐसे ही रहेगा, ग्राफ ऐसे ही रहेगा। जैसे ही T1 से T2 टाइम होगा रिवर्स बायस हो जाएगा। इसको थोड़ा मिटा दो। T1 से होगा ये माइनस, ये प्लस, ये करंट फ्लो होने नहीं देगा। और ये रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस हो गया तो कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है? ये पूरे के पूरे यही वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। हाँ, सब वोल्टेज यही ड्रॉप कर रहा है। तो नतीजा होगा कि कोई आउटपुट मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ तक कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, और जैसे ही T2 आएगा T2 के पास फिर से वोल्टेज आ जाएगा। तो इस तरह का तुम्हें पल्स मिलेगा, ऐसा मिलेगा, फिर ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। बात समझ में आई? तो आउटपुट वोल्टेज तुम्हारा कैसा मिल रहा है? इस टाइप से मिल रहा है। ठीक है, वोल्टेज तो
कम बेसी हो रहा है, लेकिन माइनस तरफ तो वोल्टेज नहीं जा रहा है ना, इसलिए बोलते हैं कि इसमें निगेटिव वाला पोर्शन को रेक्टिफाई कर दिया है, हटा दिया। ये जो डायोड है निगेटिव वाला पोर्शन हटा दिया, रेक्टिफाई कर दिया। तो ये डीसी प्योर डीसी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, आउटपुट वोल्टेज जो है हमेशा प्लस में दे रहा है, माइनस में नहीं दे रहा है। अब तो अब इसका उपाय है कि भाई ये प्योर डीसी कैसे बनाया जाए, प्योर डीसी कैसे बनाया जाए, ये सवाल है। फिर तो प्योर डीसी बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है कि एक थोड़ा सा ब्रिज रेक्टिफायर हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है कि मेरे पास 4 डायोड होते हैं, 4 डायोड हम बना रहे हैं, सिंपल डायोड। सर रेक्टिफायर होता क्या है सर, उसका परिभाषा कहेगा लिखने तो कैसे लिखेंगे? रेक्टिफायर का परिभाषा नोट्स हम भेजे हैं, देखो उसको पढ़ के। नोट्स देखे हो किताब वाला? नहीं देखे। कब देखोगे? देखो 4 डायोड है मेरे पास, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4। इनका अरेंजमेंट ध्यान से देखो किस टाइप से लगाया हुआ है, ठीक ना। इस टाइप से हम लोग लगा देते हैं। तो हमारे पास एक एसी सोर्स होगा, ये देखो एसी सोर्स है, एसी सोर्स को इसके साथ ऐसे जोड़ दो, और यहाँ पे एक आउटपुट वोल्टेज जो है हम यहाँ से लेंगे, इन दोनों से ऐसे। यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा ड्रॉ अच्छे से करते हैं, यहाँ से ऐसे ये ऐसे बाहर आता है। यहाँ पे हम लोग लो रेजिस्टेंस लगा दो, यानी कि आउटपुट वोल्टेज तुम्हें यहीं से दिखेगा, ये भी आउटपुट है। तो इस केस में अगर वोल्टेज आउटपुट देखोगे, ये जैसा डायोड है उसके वजह से, तो तुम्हें वोल्टेज आउटपुट इनपुट अगर ऐसा दे रहे हो, यहाँ पे भी इनपुट तुम्हारा ऐसा है, ये V है, ये V इन है टाइम के साथ, तो जो V आउटपुट होगा वो ऐसा होगा, ऐसा होगा। फिर से नीचे वाले और नीचे वाले को ऊपर भी कर देगा, वो नीचे वाले को ऊपर भी कर देगा, ये दोनों करेगा। इसके पहले एक एक हट जाता था, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ खाली रह जाता था, कोई करंट नहीं फ्लो होता था, जीरो करंट। लेकिन इस केस में अगर 4 डायोड लगा दोगे तो ऐसा होने लगेगा। ऐसा कैसे होता है, एक साइकिल हम करके दिखा रहे हैं। अभी मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ से प्लस प्लस प्लस, ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब बताओ, ये बी पॉइंट 0 वोल्ट है अभी, है ना, ध्यान से देखो, बी पॉइंट जो है 0 वोल्ट है, और ए पॉइंट जो है वो कैसा है, कुछ वोल्ट है, V वोल्ट है। ए पॉइंट V वोल्ट है, तो अब बताओ इन दोनों में कौन सा फॉरवर्ड है, कौन सा रिवर्स होगा, हाई वोल्ट कौन सा है, कौन सा लो वोल्ट है। ये होता है इसका P, ये होता है इसका N, तो ये रिवर्स बायस है, ये काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज तुम्हें इसके थ्रू मिलेगा, इसके थ्रू ऐसे करंट जाएगा D4 के थ्रू, तो ये आउटपुट तुम्हें मिल गया ऊपर में ही। लेकिन जब इसका पल्स उलट जाएगा, पल्स जब उलट जाएगा तो इधर से आउटपुट काम नहीं करेगा, ठीक है। ये नेगेटिव है, कम वोल्ट है, कम होना भी चाहिए, ये दोनों काम नहीं करेगा इस केस में। शुरुआत का फर्स्ट साइकिल में D1 और D3 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि N जो है निगेटिव से जुड़ा होना चाहिए, ये P है, ये N है, ये फॉरवर्ड बायस में है अभी, इसलिए ये काम करेगा वोल्टेज, ठीक है। और सेकेंड हाफ साइकिल में अब की बार D4 और D2 ये दोनों फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे, और इनका वोल्टेज पोलैरिटी जो निगेटिव था वो आउटपुट पॉजिटिव देने लगेगा। इस तरह से आउटपुट वोल्टेज निगेटिव वाला भी सामने आ जाएगा, सब ऐसा देने लगेगा। तो अब की बार जो आउटपुट है वो सब पॉजिटिव वोल्टेज तो दे रहा है, लेकिन डीसी प्योर डीसी अभी भी नहीं है, डायरेक्ट करंट तो है, लेकिन इसका पोलैरिटी चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, इसलिए प्योर डीसी इसको भी नहीं कहेंगे हम लोग,
इसको भी हम लोग प्योर डीसी नहीं कहते हैं, लेकिन ये डीसी करंट है, हम लोग इसको डीसी करंट बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये प्योर डीसी नहीं है। तो फिर सवाल है कि प्योर डीसी बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? ये तो ऐसा यूज नहीं करेंगे हम लोग वोल्टेज कम बेसी हो रहा है कम बेसी। प्योर डीसी होता है जिसमें एकदम कांस्टेंट हो, चेंज नहीं हो। करंट कैसा हो? कांस्टेंट हो, चेंज नहीं हो। कांस्टेंट, यस सर। हाँ ये देखो, ये प्योर डीसी है। अगर ऐसा वोल्टेज हमें मिल जाएगा तो ठीक है, ऐसा ही अचीव करना चाहते हैं हम, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसलिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक फिल्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक कैपेसिटर लगा दो। तो अब कैपेसिटर लगाओगे, इसका टाइम कांस्टेंट होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है। वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केस की वजह से इसका जो आउटपुट मिलेगा अब की बार वो कर देते हैं। ये तो ऐसा ही है, यहाँ से वोल्टेज तो बढ़ेगा, गड़बड़ बना दिया, वोल्टेज तो बढ़ेगा लेकिन कम होने लगेगा, तो पूरा कम नहीं होगा और फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। चार्जिंग ऐसे बनेगा। समझ में आया? कम होना चाह रहा था लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं हो पाया पूरे, ये कैपेसिटर लगाने की वजह से, क्योंकि कैपेसिटर भी चार्ज हो जा रहा है टाइम टू टाइम। अब वो डिस्चार्ज होने में टाइम भी लेता है, तो वो टाइम कांस्टेंट उसका देखना पड़ता है। आरएल यहाँ पे टाइम कांस्टेंट होगा, आरसी इसको बोलते हैं टाउ, या 1/RC है कि एक बार देखना होगा। तो ऐसे अब की बार जो आउटपुट मिलेगा ऐसा मिलेगा। तो फिर से फिल्टर लगाना पड़ेगा। फिल्टर के बाद बार बार फिल्टर लगाओगे तुम, और अच्छे से बढ़िया फिल्टर लगाओगे तो तुम्हें आउटपुट वोल्टेज फाइनली देखो, ये तीनों में, ये देखो पहला नंबर ये बना है, ये दूसरा नंबर ये बना, तीसरा नंबर ये, तीनों में सबसे बढ़िया डीसी कौन सा नंबर वाला है? पहला नंबर वाला बढ़िया डीसी है कि दूसरा नंबर वाला बढ़िया डीसी है कि तीसरा नंबर वाला बढ़िया? तीसरा नंबर वाला। थर्ड वाला, तीसरा नंबर वाला और बढ़िया डीसी है। इसको और डीसी बढ़िया बनाने के लिए फिर इंडक्टर वाला भी जोड़ के, यानी कि फिल्टर एक अलग से चैप्टर ही है। फिल्टर हम लोग कैसे बनाते हैं, वो फिल्टर लगा लगा के तुम्हें प्योर डीसी मिल जाता है। बात समझ में आया? एक वो फिल्टर लगाए हो ना, इसी के बाद जो आउटपुट है फिर से फिल्टर लगा दो। तो ऐसे ही लगाओगे और टाइम कांस्टेंट देखते हुए कि कितना टाइम कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कितना है, तुम्हें प्योर आउटपुट डीसी मिलने लगता है, जो कि चार्जर, मोबाइल, ये सब जो सब जगह यही लगा रहता है अंदर में फिल्टर। ये कहानी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? रेक्टिफायर का प्रयोग सर इन्वर्टर में नहीं किया जाता है सर? कहीं भी, हाँ इन्वर्टर में तो यूज होगा ही ना, उसमें तो दोनों यूज हो रहा है, इन्वर्टर कन्वर्टर दोनों है। वो डीसी को एसी में भी बदल रहा है, एसी को डीसी में भी बदल रहा है, क्योंकि उसमें चार्जिंग भी होता है, उसमें चार्ज भी हो रहा है ना बैटरी। हाँ वही चीज है। देखो सब जगह जहाँ डीसी को एसी में चेंज करना है ना, वहां पे अलग चीज है, वहां पे कन्वर्टर होता है। अभी ट्रांजिस्टर पढ़ाएंगे उसके बाद वो समझ में आएगा, स्विचिंग होने लगता है वहां पे। लेकिन फिलहाल अभी तुम्हारे पास कोई एसी सोर्स है, उससे डीसी बनाना है। जैसे मोबाइल चार्जर है, वो तो चार्जर डीसी से होता है, एसी में पॉइंट में लगाते हो एडाप्टर में, तो वो वहां पे अंदर में रेक्टिफायर रहता है, तो उसमें डायोड होगा, फिल्टर होगा। ठीक है, डायोड भी रहेगा ऐसा, फिल्टर भी लगा रहेगा, आरसी सर्किट भी रहेगा। तुम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स वाला लैब होता है, उसमें तो आरसी फिल्टर वगैरह सब बता दिया गया है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग सब पढ़े हो उसमें? अभी नहीं, ये सब नहीं पढ़े हैं। चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़े हो? हाँ सर अभी नहीं पढ़े। भाई लैब का क्लास में तो हम देखते हैं, ग्रुप में आते रहता है नोट्स वगैरह तुम लोग का, तो देखते हैं कि उसमें रहता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है, उतना देखो डिटेल में हम अभी टाइम नहीं है, इसलिए कैसे पढ़ाएंगे वो सब, है भी नहीं तुम लोग का सिलेबस में। नियर फ्यूचर में कभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा कि कैसे डिस्चार्जिंग हो रहा है, कैसे चार्जिंग हो रहा है। इन डिटेल में जानना होगा तो कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आरएल सर्किट होता है, एलआरसी सर्किट होता है, एलआरसी सर्किट होता है, सब है। इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस, ये सारा कुछ है। बात समझ में आई कि नहीं आई?
बाकी नोट्स देखो, नोट्स देखो तुम लोग, है ना? सर वो चीज क्या चीज? सर वो चीज आवाज कट गया। क्या मतलब हाँ? अच्छा, क्या चीज? जोर से बोलो अंतराज, जोर से। हम सुन नहीं पा रहे ना। इस तरह से है। नोट्स तो भेजे है ना, नहीं मिला है? देखते हैं एक बार, हम शायद देखते हैं गया कि नहीं, अभी हम भेज देते हैं। आए? मिला है सर, मिला है ना जी, जो हम भाषा पढ़ाए हैं, भाषा समझ जाओ, फिर वो पढ़ोगे, नोट्स तो समझ में आएगा, किताब पढ़ने से भी समझ में आएगा क्या हो रहा है। ये तो है, सेमीकंडक्टर फिल्टर तक नोट दे दिए हैं, फिल्टर पढ़ाए हैं वहां तक, देखो, है ना? यही सारा कुछ है, जैसा भी समझाए हैं वो सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है, देखो पढ़ के। ये देखो, ब्रिज रेक्टिफायर और सिंपल दो को डायोड सेंटर टेप ट्रांसफार्मर बना के बनाया है। वो दोनों सेम चीज है। मेरे पास सेंटर टेप ट्रांसफार्मर नहीं है, लेकिन हम ब्रिज रेक्टिफायर बना के हम सेम बनाए हैं। पेज नंबर जो है तुम्हारा 424 है, उसमें देखो, वहां पे अलग टाइप का वो बनाया है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर लिया है वो, और शुरू में ट्रांसफार्मर लिया है, वो अलग चीज है। वो ट्रांसफार्मर के बाद का कहानी से हम शुरू किए हैं, ठीक है? हाफ वेव रेक्टिफायर यूज किया। यही सब है। और फिर इसके बाद सोलर सेल का इसमें एप्लीकेशन है कि नहीं है, पर देखो सोलर सेल में भी वही है, सेम सेम चीज है जो जो हम लोग पढ़े हैं ना, फोटो डायोड, सेम प्रिंसिपल, उसी प्रिंसिपल पे काम करता है वो भी, सोलर से। इस तरह से था डायोड का पूरा कहानी। अब इसके बाद जो है हम लोग ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन यूज करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर हाँ बोलो। सर तो सर थोड़ा सर रिवाइज भी पीछे करवा देते ना सर, क्वेश्चन पूछ के। तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, फिर हमको रिवाइज करवाने मन भी नहीं करता है। कोई अपना से एफर्ट लगाओगे तब ना हमको भी पढ़ाने मन करेगा। तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, कुछ पूछते हैं, कुछ बताओगे तब भी हमको पढ़ाने में मजा भी आता है। पढ़ा के जी छोड़ सर। देंगे, कुछ पढ़ोगे नहीं, हमको मजा भी नहीं आएगा, हम पढ़ाएंगे भी नहीं फिर। बात समझ में आई? इसलिए मेहनत तुम लोग करा भी करो। अब जितना पढ़ाए हैं वो सब आज क्वेश्चन बना के फिर असाइनमेंट देंगे, सब लिखो समझ समझ के। और पिछला वाला असाइनमेंट जमा करने का लास्ट डेट कब दिए हैं जी? अभी हमको सोमवार को, देखने दो। सोमवार। हाँ, तो सोमवार को सबको जमा कर देना है। रिवाइज क्लास में एक दिन पहले कर दीजिए जब तक रिवाइज होगा, हम लोग तैयारी करेंगे सर, हम लोग रिवाइज करवा। हम तो बोल देते हैं कि वीडियो देख के आया करो, किताब पढ़ो। इतना तो धीरे धीरे समझाए थे शुरू में, काहेला 2 दिन 3 दिन तक हम कैसे समझाए थे, एकदम स्लो मोशन में समझाए थे तुम लोग को क्या होता है डिफ्यूजन करंट। किस लिए? क्योंकि आज हमको जल्दी जल्दी इधर पढ़ाई खत्म कर पाए। बात समझ में आया? इसीलिए उधर स्लो पढ़ाए थे, इसलिए नहीं पढ़ाए थे कि आज फिर से हमको तुम लोग बार बार पीछे हमको जाना पड़ेगा डेली। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो उसको करो, किताब भी पढ़ो। और इसके बाद हम ट्रांजिस्टर नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ट्रांजिस्टर में थोड़ा सा जो बेसिक है वो समझाएंगे, फिर आगे जल्दी जल्दी खत्म होगा ट्रांजिस्टर भी। रेडी रहो। अब असाइनमेंट हम आज इसका बना के दे देंगे तुम लोग को, ठीक है? बात समझ में आई ना?
तुम लोग Yes. पढ़ के आओ, कुछ पढ़ो, रिवाइज करो, जो दिक्कत है पूछो, उसमें नहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन पढ़ो ही नहीं, कुछ नहीं और पूछोगे तो क्या बता, ऐसा चीज पूछोगे जो ऑलरेडी है उसमें, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो टाइम ही खराब होगा ना। इसके बाद फिर हम लोग का एग्जाम भी होने वाला है, प्रिंसिपल सर मैसेज भेजे थे ग्रुप में, तुम लोग देखे हो ना? सर कितना दिन तक में हो जाएगा एग्जाम? उसमें लिखा हुआ है 2 से 3 वीक के बाद इंटरनल एग्जाम होगा, एग्जाम किस पूरे प्रकार सिलेबस होगा का, सर? पूरे सिलेबस का होगा। पेपर में क्वेश्चन वही रहेगा जो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है, जो ट्यूटोरियल में क्वेश्चन दिया हुआ है वही होगा सर। जितने असाइनमेंट और ट्यूटोरियल वाले हैं सब उसी में से क्वेश्चन होगा, उसमें से एक भी बाहर नहीं होगा। अगर सारा पढ़ लोगे, सारा कर लोगे तो आंसर कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? असाइनमेंट में से एक भी बाहर नहीं रहेगा क्वेश्चन, एज इट इज असाइनमेंट वाला होगा क्वेश्चन, जितना असाइनमेंट है। इसके बाद हम लोग का कितना यूनिट बचता है? मान लो ट्रांजिस्टर यूज चालू करेंगे, खत्म करेंगे, तो उसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स बचेगा, है ना? तो मॉडर्न फिजिक्स में बहुत चीज है, लेजर है, फाइबर ऑप्टिक्स है, और क्या क्या है? गेट है सर। 2 ही गो है, हम देख ले रहे हैं। अप्लाइड फिजिक्स 2 में यूनिट 6 खत्म हो गया, ठीक ना? ट्रांजिस्टर पढ़ाएंगे हम, और ट्रांजिस्टर में फोटो सेल तो हम पढ़ा दिए, हाफ वेव, फुल वेव, सेंटर टेप। देखो सेंटर टेप वाला तुम लोग देखना बहुत आसान है, उसमें जो 2 गो डायोड लगा हुआ है, सेंटर टेप में, सेंटर टेप खुद से तुम लोग देखना, थोड़ा बहुत हिंट हम दे देंगे। डायोड एज ए रेक्टिफायर तो है, हाफ वेव तो ठीक है, अब फुल वेव एज ए सेंटर टेप है, लेकिन हम फुल वेव तुम्हें एज ए क्या बताएं, ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है? ये थोड़ा सा अलग हम बताए हैं। बाकी ट्रांजिस्टर का डिस्क्रिप्शन, 3 टर्मिनल, एनपीएन, सम इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, लिस्ट ओनली। तो ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन डिटेल में नहीं बताएंगे, खाली नाम बता देंगे कि ट्रांजिस्टर का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है? बहुत ज्यादा डिटेल में हम पढ़ा दिए तुम लोग को ऊपर डायोड वाला पोर्शन, कोई बात नहीं। फोटो सेल डिटेल में समझाए हैं, और सोलर सेल, अच्छा टॉपिक में है तो सोलर सेल हम समझा देंगे, वर्किंग प्रिंसिपल अलग से, और ट्रांजिस्टर, यानी कि अगला में क्लास में ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग के पास 2 टॉपिक बचेगा, लेजर और फाइबर ऑप्टिक्स। तो लेजर में भी समझने वाला चीज है, समझा देंगे हम कैसे काम करता है, उसमें मैथमेटिक्स नहीं के बराबर है, और फाइबर ऑप्टिक्स में भी मैथमेटिक्स नहीं के बराबर है, नैनो टेक्नोलॉजी में भी सब थ्योरी है। समझो सब खत्म ही खत्म है, इधर तुम्हें समझ के लिखने के लिए है, पढ़ने वाला है खुद से, मैथमेटिक्स है नहीं। तो मोस्टली लग रहा है कि 2 क्लास में या 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो तुम लोग को किताब से ही पढ़ना है, किताब का नोट्स हम दे देंगे और समझा देंगे हम कैसे होता है। तुम लोग को लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने से, जो चीज नहीं समझ में आएगी उस समय पूछ सकते हो, ठीक है? फाइबर ऑप्टिक्स में मोस्टली चीज हम बता चुके हैं, उसमें एप्लीकेशन सब कुछ, खाली एक वो चीज नहीं बताए हैं कि एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होता है, ये 2 चीज खाली नहीं बताए हैं, 2 चीज समझा देंगे। और एप्लीकेशन तो इसका हर एक जगह फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में है, सेंसर फील्ड में है, सेंसर के रूप में भी काम करते हैं, और टेलीकम्युनिकेशन में जानते ही हो इसका एप्लीकेशन। तो मोस्टली फाइबर वाला सब चीज जानते हो, तो उसमें 2 गो चीज हम खाली समझाएंगे अच्छे से कि एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है और न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होता है, वो थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है। और बाकी इसका बेसिक प्रिंसिपल तुम लोग को सिखाए हैं हम, लाइट कैसे प्रोपागेट करता है, कैसे डेंसर से रेयर में लाइट जाता है, तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए इंसिडेंट एंगल, तो वो सारा सेम कहानी है। लेजर बिल्कुल तुम लोग के लिए नया है, लेजर का पहला क्लास थोड़ा सा अच्छे से समझाएंगे हम, और फिर बाकी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? तो मुश्किल से लग रहा है कि 2 या 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, और लगातार हम पढ़ा रहे हैं, कल भी पढ़ाएंगे, कल भी आना। बाकी लोग तो क्लास आता नहीं है कोई पढ़ने, कोई बात नहीं, जो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, तुम लोग 10-15 लोग हो तो जितना पढ़ रहे हो उतना तो जान ही रहे हो कि क्या हम पढ़ाए हैं क्या नहीं पढ़ाए हैं। और ठीक है, बाकी
जो भी टेस्ट होगा तो उसी से होगा, जितना असाइनमेंट है दिए हैं उसी से होगा। और अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम की क्या होगा। पूरा उम्मीद है कि ऑनलाइन ही होगा। तो यही सब है। और किसी को कोई दिक्कत है, शुरू से अभी तक पढ़ाए हैं जितना में, तो तुम लोग पूछ लेना। हम तो फ्री ही रहेंगे, तुम लोग भी फ्री रहोगे, लेकिन पढ़ के पूछोगे तो हमें ज्यादा सही लगेगा, हमको बताने में भी सही लगेगा। तुम एक चीज पूछोगे, उसके अगल बगल का चीज हम पूछेंगे, तुम्हें बताना चाहिए वो सब। अब कुछ नहीं बताओगे फिर लास्ट में एकदम शुरू में हो जाएंगे तो वो तो गड़बड़ है ना। इसलिए पूछने से पहले ये ध्यान देना है कि अगल बगल की चीजें पढ़ी होनी चाहिए। बोलो टेलीस्कोप आज कम आ रहा है? सर टेलीस्कोप के ऊपर फिर से टेलीस्कोप सर। ठीक है, उसको माइक्रोस्कोप। पढ़ाएंगे तो उसके लिए सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ के आओ, फिर हम टेलीस्कोप पढ़ा देंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ के आएंगे। हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ लो अच्छे से। हम सिंपल तो बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे क्लास में भी। हम बोले थे कि सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ोगे तभी टेलीस्कोप समझ में आएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ में आएगा। तो वो चीज तुम्हें पढ़ के आना होगा, पहले वाला जो हम समझाए हैं। यस सर। तो ये चीज है। और बाकी हम लोग बहुत कम क्वेश्चन किए हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हम भेज देंगे इलेक्ट्रोस्टेट्स का ऑब्जेक्टिव से लेके सारा कुछ, उसमें से कुछ कुछ टिक करके हम दे देंगे कि वही सब सॉल्व करना है। उसमें 50-60 क्वेश्चन होगा, करोगे सब तो ठीक है, खुद भी तुम्हारे फायदा का होगा। और सिलेबस मोस्टली खत्म होने वाला है, ठीक ना। और एक्सपेरिमेंट का क्या क्या इसमें देख रहे हो तुम लोग? एक्सपेरिमेंट का बताओ तुम्हें। सर एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछना था हम लोग को। एक्सपेरिमेंट वाले में क्या क्या तुम लोग किए? जैसे हम लोग यहाँ कॉलेज खुला था उस समय तो किए ही थे। इसके बाद हम लोग को सीखना था कि क्या और सीखना था, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। थ्योरी तो बता ही दिए थे, तो उसका वीडियो देख के तुम समझ सकते हो, ठीक है। वीडियो लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी मैनुअल तो भेज दिया गया है ना। मैनुअल आ जाता है उसका सर, समझाया। मैनुअल आ जाता है ना, मैनुअल को पढ़ते हो? यस सर, मैनुअल को पढ़ते हैं सर, फिर बहुत कम समझ पाते हैं। जैसे कि तो हम बता चुके हैं ना, कम कैसे समझ में आएगा? थ्योरी तो पता ही है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसमें शंट कैसे लगाते हैं, उसी भाषा में रहता है लिखा हुआ कि कुछ और रहता है लिखा हुआ उसमें? भाषा थोड़ा एक्स्ट्रा है। डायोड, एज रेक्टिफायर, पावर एडाप्टर, वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये सब क्या है? ये सब एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये सब तुम्हारा लैब का हम देख रहे थे, कहाँ गया लैब? इलेक्ट्रॉनिक्स का हम देखते हैं, तुम्हें क्या क्या पढ़ना है अभी हम देखते हैं। पैसिव एक्टिव कंपोनेंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ये सब कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ाई हो रहा है जी? फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन सा यूनिट हो रहा है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट खत्म हो गया है सर, चौथा यूनिट उधर से पहला खत्म हो गया है। यूनिट कौन सा खत्म हुआ? जैसे यूनिट पहला खत्म हुआ, खत्म 2 लेक्चर बचे हैं। पहला यूनिट अभी चल रहा है, दूसरा यूनिट नहीं चालू हुआ। फर्स्ट यूनिट अभी तक पढ़ रहे हो? अरे बाप रे, पूरा बाकी। तुम लोग ये यूनिट 4 पढ़ो, ईएमएफ, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब पढ़ो ना, फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब रश्मि प्रभा पढ़ा रही है, ये सब पढ़ो। मैम पढ़ा रही है, ये खत्म हो गया है। ये सब पढ़ लियो ना। यूनिट 4 खत्म हो गया। यूनिट 4 खत्म हो गया। इसमें से बहुत चीज कॉमन है जो हम पढ़ाए हैं। यस सर, मिला है, कॉमन है ना जी, बहुत चीज। यस सर। बोलो। देखो, आरसी सर्किट, एलआरसी सर्किट तो साफा है, ये तो तुम्हारा यूनिट 5 में है जी। एसी सर्किट में बोल रहे हो कि है ये नहीं है? एसी सर्किट है ना जी, एलआरसी सर्किट है, कैसे चार्जिंग हो रहा है, कैसे डिस्चार्जिंग हो रहा है, वहां सीखो और फिर इसको यहाँ अप्लाई करो ये फिल्टर में। सब तो है, ये है, ये नहीं है। अच्छे से समझो, जो नहीं समझ में आता है पूछो मैम से, जैसे भी समझना है समझो।
हम देखो मैग्नेटिक फोर्स बता दिए हैं, परमिटिविटी बता दी, परमिबिलिटी बता दिए हैं, हिस्टैरिसीस लूप हम नहीं बताए हैं, रिलक्टेंस नहीं बताए हैं, लीकेज फैक्टर नहीं बताए हैं, एचवी कर्व नहीं बताए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताए हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताए हैं, लेंज लॉ बताए हैं, डायनामिक इंडक्शन नहीं बताए हैं, एस्थेटिकली इंड्यूस सीएमएफ ये बताए हैं, इक्वेशन ऑफ सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं बताए हैं, एनालॉग बिटवीन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट ये नहीं बताए, ये सिलेबस में था भी नहीं मेरा इसलिए नहीं बताया। अब सुनो, एक्टिव और पैसिव ये जो पढ़ रहे हो ना, इसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर ये पढ़ ही लो। बेसिक कंसेप्ट ऑफ डायोड तो हम बता ही दिए, ट्रांजिस्टर भी हम बता ही देंगे बेसिक कंसेप्ट। फिर तुम्हें फेट, मॉस और सी मॉस अपने से पढ़ाना पड़ेगा या मैं पढ़ा रही है पढ़ो। सिग्नल, एसी, डीसी वो बताएंगे, और हम जो थोड़ा बहुत बताए हैं यहाँ से थोड़ा बहुत समझ में आएगा, हम ज्यादा नहीं बताए डिटेल में। वोल्टेज, करंट, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक सिग्नल, आइडियल वोल्टेज, करंट सोर्स क्या होता है, करंट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, हम तो खाली नाम ले रहे थे, हम नहीं बताए कि करंट सोर्स, हम बोले थे कि ये करंट सोर्स है ले लो, ये वोल्टेज सोर्स है ले लो, ये चीज है। तो बहुत कुछ समझने के लिए है तुम लोग का, और बेसिक फिजिक्स वाला फंडामेंटल हम जितना समझाए वो समझ लेना, बाकी ये सब चीज समझोगे तब समझोगे। अब ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा काम आएगा, तुम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का हो तो ठीक है, नहीं समझोगे तो बाद में बड़ा तकलीफ होगा। जाके सिविल के हो तो फर्स्ट ईयर में एक तकलीफ है, बाकी फिर ये सब हट जाएगा तुम लोग का। सिविल वालों के लिए उतना दुख की बात नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको? लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। बोलो। फेट, मॉस, सीमॉस ये सब के उतना डिटेल नहीं ना पढ़ना होगा इस एग्जाम के लिए, क्योंकि वो सब समझ चीज में तुम्हारा एग्जाम में डेफिनेशन टाइप से ही पूछेगा। मॉसफेट नहीं समझ में आता, वो तो पुराना जमाने का डायोड जैसा ही होता है, उसमें भी बिहेवियर। देखो डायोड का कैसे वर्किंग है वो समझ में आ गया, तो फेट मॉसफेट में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होता ही है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी होता ही है। कभी ये सब का यूट्यूब भी देख देख के समझा करो कैसे होता है, कैसे काम करता है। ट्रांजिस्टर थोड़ा सा समझाएंगे तुम लोग को अच्छे से। फंडामेंटल अगर नहीं सीखोगे ना आगे एकदम मजा नहीं आएगा पढ़ाई में, नतीजा होगा कि बोरिंग होगा, लगेगा कि कहाँ हम नाम लिखवा लिए। पास तो हो जाओगे, सब कोई पास हो जाएगा, सबको डिग्री मिल जाएगा, लेकिन कोई काम का नहीं रहेगा वो, ये बात है। क्या ठीक है, मेरा सिलेबस में तो वो सब नहीं है। बोलो, कुछ बोल रहे थे। प्रैक्टिकल उसमें क्या सब? प्रैक्टिकल का वीडियो भिजवाएंगे हम, ठीक ना, बोल देते हैं वीडियो भी शेयर करेंगे वो मैनुअल के साथ साथ। सर और जो YouTube मैनुअल टाइप से वीडियो रहेगा तो अच्छा रहता है, उन्होंने उसका बहुत भाषण समझ आता है जो एजुकेशन डालते हैं। सर हम्म। सर कहे थे कि सर हमको पहला चैप्टर में बहुत दिक्कत है, उसका न्यूमेरिकल सवाल सर नहीं बनता है, तो उसका सर रिवाइज करा दीजिएगा। हाँ जरूर करा देंगे। सर न्यूमेरिकल बहुत आता है एग्जाम में का? अरे बराबर रेशियो में होता है, जहां न्यूमेरिकल पूछेगा ना उसके ऊपर में थ्योरी वाला क्वेश्चन जरूर रहेगा और में रहेगा न्यूमेरिकल, दोनों में से कोई एक को करना होगा। तो थ्योरी तो बन जाता है सर, न्यूमेरिकल नहीं बनता है। थ्योरी अच्छे से समझे रहोगे तो बन जाएगा, कैसे नहीं बनेगा। यस सर, थ्योरी बन लिख लेते हैं अपने भाषा में, बढ़िया से लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल सर कहीं कहीं दिक्कत रहता है, बहुत न्यूमेरिकल उन्होंने पढ़ा। उसको भी समझना पड़ता है ना, समझोगे तो हो जाएगा।